वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल और बैटरी दो चीज़ें जो कि इन जनरल अगर आप कहें तो सेल और बैटरी, आप मार्केट में जाते हैं तो सिंगल सेल वाले बैटरी को खरीदते हैं। तो देखिए, इन जनरल अगर छोटे क्लास की बात करें तो छोटे क्लास में यह स्टडी किया जाता है, यह आपको बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी कहा जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं, पेंसिल बैटरी खरीदने जाते हैं तो पेंसिल बैटरी तो सिंगल सेल है, फिर उसको आप बैटरी क्यों कहते हैं? तो इन जनरल एवरीडे लाइफ में आप सेल को बैटरी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में डिफाइन करने की बात करें तो व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैटरी, तो सेल के बारे में हम लोग कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। और अगर आप इन्वर्टर बैटरी की बात करें तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं और जुड़कर उसको ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इन जनरल आप कह सकते हैं एनसीईआरटी बुक या फिर कहीं भी आप देखें तो सेल को बैटरी भी कहा जा सकता है और ग्रुप ऑफ सेल को भी बैटरी कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आज का डिस्कशन किसके ऊपर है? सेल के ऊपर। और सेल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी convert into electrical energy performed in a container are called सेल। मतलब एक ऐसा कंटेनर या ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। देखिए, सेल दो तरह के होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी तो केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। जैसे ध्यान से आप समझिए, आपके पास सेल दो तरह के आते हैं, एक चार्जेबल सेल और एक होता है डिस्चार्जेबल सेल। तो अब हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि चार्जेबल सेल का मतलब कैसा सेल होता है? वैसा सेल जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं सेल में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देते हैं सेल में। तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल हमारा चार्ज हो गया। जबकि जब आप उस सेल से इलेक्ट्रिक ऑब्टेन करते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है केमिकल एनर्जी से। यानी कि हमारे सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन करने का। तो चलिए हम लोग सेल को डिफाइन कर लिया। अब सेल को हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप में यहाँ पे से क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। पहला टाइप हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी तक हमने जो भी डायग्राम आपको बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ही यूज किया गया है, यानी कि चार्जिंग ऑफ द सेल का कंडीशन। दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग और में डेनियल सेल भी कहते हैं और हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर आप इसको वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है। डेनियल सेल के नाम से जाना जाता है, गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है, वोल्टेइक सेल के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ी देर में डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored in the form of
केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब क्या हो गया कि वैसा सेल जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं सेल के अंदर, उस तरह के सेल को हम लोग कौन सा सेल कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। और जैसे एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? चार्जेबल सेल। इन चार्जिंग कंडीशन सिचुएशंस। दैट मीन्स क्या हो गया कि चार्जेबल जो बैटरी होता है, चार्जेबल जो सेल होता है, जब आप उसको चार्जिंग करते हैं तो वो किस तरह काम करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब एक बार सिर्फ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, तब हम बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। क्या कर सकते हैं? द सेल इन विच chemical energy convert into electrical energy by the chemical reactions are called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के बारे में। द सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे ड्राई सेल हो गया आपका, चार्जेबल सेल इन डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जेबल सेल किस कंडीशन में? डिस्चार्जेबल कंडीशन में। डिस्चार्जिंग कंडीशन मतलब कोई चार्जेबल टॉर्च अगर आपके पास है और उसको आप चार्ज नहीं कर रहे होते हैं, उसको आप जला रहे होते हैं टॉर्च लाइट के रूप में, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी परफॉर्म करके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। पहले एक डायग्राम, देखिए हम लोगों ने कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में हमने क्या किया है कि दो इलेक्ट्रोड को लगाया है और उस दो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर रहे हैं? मेन लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? मेन लाइन। तो मेन लाइन से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल मेन लाइन का, ये मेन लाइन का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाले इलेक्ट्रोड को नाम दे देते हैं हम लोग क्या? कैथोड। अब देखिए एनोड और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से मतलब नहीं है। जब आप पढ़ेंगे वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये बातें उल्टा हो जाएगी। एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और कैथोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो हम लोग एनोड और कैथोड को कैसे डिफाइन करते हैं
तो हम लोग कहते क्या हैं कि नेगेटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड एनोड, दैट इज एनायन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड एनोड, और केटायन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनोड क्या है आपके पास, ये है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और ये है आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए हैं। सपोज कीजिए कि हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 लिया हमने, CuSO4 प्लस H2O वाटर लिया हमने। अब कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्यूशन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और ये जो एनोड है और ये कैथोड है आपका। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉपर सब, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जुड़ा है इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि मेन लाइन के नेगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रोड जुड़ा है इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट यहाँ पे डिसोसिएट करेगा Cu2 प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन में, और H2O डिसोसिएट करेगा H प्लस और OH माइनस आयन में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, Cu प्लस 2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन। अब देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज यहाँ मौजूद है, तो कॉपर प्लस 2 आयन यानी केटायन इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और एनायन इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा कि Cu+2 आयन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में देखा था, तो रिएक्शन एट एनोड बात कर लेते हैं हम लोग। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, एनोड पे रिएक्शन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा SO4 2 माइनस आयन, ये कन्वर्ट कर जाएगा SO2 गैस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, रिलीज आउट कर देगा। जबकि रिएक्शन एट कैथोड की बात करते हैं, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन कैसा हो गया, तो Cu+2 आयन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑब्टेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, तो यानी इसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एनोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, और कैथोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट मेन लाइन से सप्लाई किया, जिसके कारण क्या हो गया कि आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब जब यहाँ डिस्चार्जिंग का कंडीशन होगा तो ये आयंस फेज से सॉल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट से होकर बाहर से गुजरेगा और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा। तो ये कंडीशन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लाइटिक सेल क्या ध्यान देना है, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। तो पहली बात हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि एनोड, यहाँ पे ऐसे लिखिए, ऑक्सीडेशन परफॉर्म्ड ऑन एनोड, और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड
बाद लिखेंगे रिडक्शन, रिएक्शन परफॉर्म्ड ऑन कैथोड, सो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, क्योंकि जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे ये सब बातें आएंगी सामने। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सेल के अंदर रिएक्शन परफॉर्म करवा कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से ऑब्टेन करेंगे। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात हो गई। एक बात और मैं बता दूं आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंडक्टर substance which used in the cell for conduction of electricity are called electrodes। और इलेक्ट्रोड्स को हम लोग 2 पार्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे, जहां पर कि पॉजिटिव आयंसों, पॉजिटिव करंट जहां पे हो उसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो चलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और इस सेल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमको पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, इसका वर्क फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। इसी डायग्राम पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो चलिए ध्यान दीजिए अब इसको आप देखिए। हमने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने एक ही कंटेनर लिया था और उस एक कंटेनर में हमने दोनों इलेक्ट्रोड को प्लेस किया था और एक सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया था। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 डिफरेंट कंटेनर है, 2 डिफरेंट कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड को प्लेस किया गया है। वहां पर मेन लाइन की जरूरत थी, यहाँ पे मेन लाइन नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की मदद से एक वोल्ट मीटर से आप जोड़ दीजिए ताकि आपको पता चल पाए इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई
नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, वोल्ट मीटर को यहाँ पे अटैच किया। अब जैसे ही ये वोल्ट मीटर यहाँ पे अटैच हुआ, आपने क्या कर दिया, एक दो कंटेनर आपके पास है, इस दो कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड, हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जिंक इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड को, और यहाँ पर हमने ले लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड को। ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। चलिए इलेक्ट्रोड यहाँ नीचे लिख देते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। और एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की, जो भी इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं उसी इलेक्ट्रोड से संबंधित हम लोगों को सॉल्ट भी लेना होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लिया, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ले लिया, यानी ZnSO4। ये हो गया आपके पास। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया CuSO4। ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका क्या, CuSO4। अब देखिए ये दो कंटेनर है, ये इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज होता है ना पुल, जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। मान लीजिए एक नदी है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनता है, तो एक किनारा से दूसरे किनारा को पार करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं। उसी तरह से दो कंटेनर है, इस दो कंटेनर को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक ब्रिज को अप्लाई किया है, और इस ब्रिज को सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट फिलअप रहता है। स्टूडेंट्स, कौन सा सॉल्ट फिलअप रहता है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। तो सॉल्ट फिलअप करने की बात अगर हो तो यहाँ पे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लिया जा सकता है। तो ये सारे सॉल्ट इसमें यूज किए जाते हैं। अब देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन को आप यूज कर रहे हैं तो इससे इसमें गिर भी सकता है, तो उसके लिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, सम अमाउंट ऑफ जिलेटिन या अगर अगर यूज कर लेते हैं, जिलेटिन या फिर यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं अगर। ये दोनों क्या होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट को इसमें गिरने से रोकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों ने दो कंटेनर लिया है, दोनों कंटेनर में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को फिक्स किया है, उस इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की मदद से हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, और इंटरनल सर्किट के रूप में, एक्सटर्नल सर्किट के रूप में, इंटरनल सर्किट के रूप में हमने एक सॉल्ट ब्रिज अटैच किया है। इस सॉल्ट ब्रिज में हमने सॉल्ट को लिया है, सॉल्ट के साथ जिलेटिन और अगर अगर को लेकर हमने ये पूरा का पूरा एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म किस आधार पे होगा और कैसे होगा। तो देखिए जिंक की अगर बात करें तो जिंक से होगा कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इस जिंक इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन सा परफॉर्म होगा। देखिए यहाँ पर आपका जिंक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ये Zn+2 आयन में कन्वर्ट करेंगे, और Zn+2 आयन में कन्वर्ट करके दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और यहाँ से Zn+2 आयन जो है वो किस में चले आएंगे, इस सॉल्यूशन में चले आएंगे, और सॉल्यूशन में आने के साथ साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिलीज आउट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रोड से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में ये मूव करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कहाँ चला आया, ये चला आया आपका कॉपर के ऊपर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है उसको आप समझिए, और यहाँ पर देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिटेड होते चले जा रहे हैं और केटायंस जो है वो सॉल्यूशन में चलते आ रहे हैं, इसके ऊपर किस तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जाहिर सी बात है जब नेगेटिव चार्ज डेवलप इसके ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे रिएक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, Zn+2 आयन में, और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्या हो गया कि ये जिंक जो है वो Zn+2 आयन और
इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हो गए, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, एनोड। तो ध्यान दीजिए एनोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है, जबकि आपने ध्यान दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि एनोड ऑलवेज क्या था, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जबकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बता रहे हैं एनोड क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज आयंस हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 ये डिसोसिएट कर जाएगा Cu+2 और SO4 2- में। अब जब CuSO4 Cu+2 और SO4 2- में डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पे देखिए Cu+2 आयंस और SO4 2- आयंस दोनों मौजूद हैं। अब Cu+2 आयन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये Cu+2 यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये इसके ऊपर क्या होते चले जाएंगे, इस तरह से डिपॉजिट होते चले जाएंगे, और जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। क्यों कहेंगे कैथोड, क्योंकि केटायंस का अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसलिए इसको क्या कह देंगे, कैथोड। तो कैथोड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, और एनोड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर अब यहाँ पे कैथोड पर होने वाले रिएक्शन को थोड़ा ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट किस में कर जा रहा है, कॉपर सॉलिड में। क्योंकि ये Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, रिडक्शन का। तो ध्यान रखना है, एनोड पे कैसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कैसा रिएक्शन, रिडक्शन। तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देखा था, एनोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन का, और कैथोड पे कैसा रिएक्शन हो रहा था, रिडक्शन का। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक टर्म और हम लोग लिखेंगे, इसे कहेंगे एनोड को हम लोग क्या कहेंगे, और कैथोड को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों के बारे में बात कर लेंगे। एनोड क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। सबसे पहली बात तो ये हो गई, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा, इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और, एनोड के बारे में हम लोग बात करें कि एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह रहे हैं। और क्या कहेंगे, और एनोड के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, ये लेफ्ट साइड सेल है, इसको LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सेल कहेंगे। चलिए इसके आगे और हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पहला कैथोड के बारे में क्या कहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड हो गया आपके पास। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। तीसरी बात क्या कहेंगे, ये राइट हैंड साइड, साइड क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। ये तो बातें हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। एक बार और हम आपको समझाएं, उसके पहले हम आप शार्ट ब्रिज के बारे में बताएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है एनोड से कैथोड की तरह। तो हमें कन्वेंशनली ये पता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्लो ऑफ
करंट, यानी कि करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो हमेशा एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये ध्यान रखना है आपको। और यहां पे फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इज ऑलवेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये होगी बातें। और कुछ लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ऑलवेज इन एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो हमेशा किससे किधर है, एक्सटर्नल सर्किट में है। और एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने की वजह से ही अब आप किसी भी जगह से यहाँ से वायर को निकाल लीजिए, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही तो होता है आपका इन्वर्टर बैटरी में, जब आपका बिजली चली जाती है आपके यहाँ से, करंट कट ऑफ हो जाता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग इन्वर्टर को ऑन करते हैं। और इन्वर्टर को जब ऑन करते हैं तो होता क्या है कि इन्वर्टर का वायर जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है, जहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में सप्लाई कर दी जाती है इन्वर्टर के द्वारा। तो ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट की बात है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इतना तो हम लोगों ने देखा सारा कुछ, तो इस सॉल्ट ब्रिज का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। तो क्या यूज है सॉल्ट ब्रिज का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। सॉल्ट ब्रिज में है क्या आपके पास, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कुछ भी कोई भी सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं जेलेटिन और अगर के साथ। देखिए होता क्या है, ये एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो करते हैं, और ये इंटरनल सर्किट में फ्लो ऑफ आयंस होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि in salt bridge flow of iron occurs, तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि आयंस का फ्लो होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आयंस का फ्लो कैसे होता है, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए करना क्या है कि आपने देखा था इलेक्ट्रोड, जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, इससे जिंक निकल के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन में आता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जिंक +2 आयन का नंबर बढ़ता चला जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है, ये जो दोनों हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दोनों ऑलवेज सिमिलर होने की वजह से ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ही हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, Zn+2 आयन अगर इसमें ज़्यादा होता चला जाएगा तो इसमें पॉजिटिव आयंस का नंबर ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप KNO3 की बात करें, यहाँ पे हम देखें KNO3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये K+ और NO3- में डिसोसिएट कर जाएगा। तो जितना पॉजिटिव आयन यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा उतना ही सॉल्ट से निकलकर NO3- आयन क्या है यहाँ पे आता चला जाएगा, जो क्या कर देगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर से हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा,
न्यूट्रल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर बात करें तो इधर की कंडीशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन से कॉपर +2 आयन जाकर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कॉपर +2 आयन का नंबर इसमें कम होता चला जाएगा इस सॉल्यूशन में, और नेगेटिव चार्ज आयन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो ब्रेक कर जाएगा। अब उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो इस सॉल्यूशन में चले आएंगे। तो मान लीजिए K+ आपका पॉजिटिव चार्ज आयन था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें क्या आने लगेगा, K+ आयन, और जब ये K+ आयन आने लगेगा तो वह इस नेगेटिवली चार्ज आयन का जो अमाउंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और अब ये फिर से सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि इसमें नाइट्रेट आयन तब तक आते रहेंगे जब तक कि ये जिंक +2 आयन से जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो न्यूट्रल ना हो जाए। उसी तरह से K+ आयन यानी कि ये K+ केटायन जो है वो तब तक इस सॉल्यूशन में आता रहेगा जब तक कि इसमें इस पॉजिटिव आयन की कमी के कारण नेगेटिव चार्ज आयन का जो नंबर बढ़ा था उसको ये न्यूट्रल ना कर दे, तब तक K+ आयन इसमें आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग जनरली वो इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है कि फ्लो ऑफ आयंस होते हैं दोनों कंटेनर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में, और उसका काम होता है कि वह आयंस को फ्लो करके सॉल्ट ब्रिज के द्वारा आयंस को फ्लो करके सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाए। तो यानी कि क्या हो गया, इंटरनल सर्किट में फ्लो ऑफ आयंस हो गए जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, और एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करेगा, और उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वायर के हेल्प से ऑल ओवर हाउस में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और इसी तरह से हम लोग केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में, रिडक्शन हाफ सेल के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।